फ्रेंड्स, कुछ नए सीखे में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस और क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया था। क्रॉप आती कहाँ से है, कुछ एक्टिविटी करी थी हमने, और अब हम आगे पढ़ रहे हैं, इसकी प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, किस तरीके से क्रॉप को प्रोडक्ट किया जाता है। तो उसमें हम अब पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड fertilizer. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. यानी कि वो चीज़ जो कि प्लांट को अच्छे से हेल्दी ग्रो करने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिक चीज़ को हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। यानी कि जब हम खेत में बीज बो चुके होते हैं, उसके बाद हमें क्या है, अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो हम बीज बोएंगे और बीज के अंदर मैन्योर या फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, खाद वगैरह नहीं डालते हैं, तो जो पेड़ है वो ग्रो तो करता है, लेकिन एक उसकी हेल्दी जो फूड है या हेल्दी उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उसे एक अच्छी फसल बनाने के लिए, ताकि हमें जो है अच्छी फसल, अच्छा मुनाफा हो फार्मर को, तो वो इसके लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करता है जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करे, फिर उसमें अच्छे से बीज आए, हमें अच्छी सी फसल मिले। तो वो चीज़ जो चीज़ ऐड करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उसे हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than the other? तो आपने देखा ही होगा कि जैसे कुछ खेतों में तो बहुत अच्छी सरसों की फसल है, भाई बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं उसमें, और कुछ खेतों में जो फसल है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो उसमें जिसमें अच्छी फसल होती है उसमें किसान ने हमारा खाद ऐड किया होता है, और जो वो खाद होती है वो क्या करती है, वो खाद ज़मीन के अंदर मिट्टी में जो जिस चीज़ की भी न्यूट्रिएंट्स की उस मिट्टी में कमी हो जाती है उसकी पूर्ति कर देती है। और जब उसे पूर्ति हो जाती है तो प्लांट को क्या अच्छे से सारी चीज़ें मिल पाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है एक हेल्दी ग्रो करता है। सॉइल supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of the plant. In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. देखिए, जब जो फार्मर है वो एक के बाद एक जब प्लांट्स को या फसल को एक ही खेत में बार बार उगाता रहेगा, खेत को खाली नहीं छोड़ेगा, तो क्या होगा, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वो एक फसल खा चुकी है, भाई ख़त्म कर चुकी है, फिर दूसरी बोएगा एक के बाद एक, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो एक के बाद एक जो है फसलें बोता जा रहा है, उसे खाली नहीं छोड़ रहा है। खाली छोड़ने का क्या मतलब है, अगर खाली हम उसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो दोबारा से बना देते हैं, क्योंकि भाई जो प्लांट्स होते हैं उनका सूखे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, उसमें एनिमल्स का वेस्ट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है टाइम से, और जब डिकम्पोज हो जाता है तो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाती हैं। तो इस तरीके से भी जो है सॉइल को अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। लेकिन जो फार्मर होता है वो अपने टाइम को बचाने के लिए या फिर फसल को सही टाइम पर उगाने के लिए क्या करता है, एक के बाद एक फसल को बोता रहता है। Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper and insufficient manuring result in weak plant. इसी वजह से जो कंटिन्यूस भाई क्रॉप को वो ग्रो करता है, यानी कि फसल के बाद फसल जब वो बोता रहता है तो सॉइल में जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए, सॉइल को अच्छे से रिप्लेनिश होने के लिए उसमें क्या, जो उन्हें खाद को ऐड करना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। तो जो खाद डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग। और इसकी वजह से जो अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो प्लांट्स जो हैं वो फिर वीक रह जाते हैं।
Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmer dump plant and animal waste in pit at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6th. Manure जो होता है एक organic substance है और वो जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से। आपने देखा होगा जब आप किसी गांव में जाते हैं तो गांव की सड़कों के आसपास भी क्या होता है, बहुत सारा गोबर एक जगह इकट्ठा होता है ना, बहुत सारे ढेर लगा होता है गोबर का। तो वो क्या होता है, उसे छोड़ देते हैं प्लांट्स फार्मर जो हैं ऐसे ही, ताकि कुछ समय बाद जब आप उसे देखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, वो गोबर जो है डिकम्पोज होकर खाद बन जाता है, टाइट हो जाता है, थोड़ा उसकी शेप एंड साइज बदल जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं। वो किस लिए बदलते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े मकोड़े उसमें ऐसे होते हैं जो उसे गोबर को डिकम्पोज कर कर खाद में चेंज कर देते हैं। तो यही जो खाद है वही मैन्योर कहलाती है। और इसके बारे में एक और प्रोसेस होता है वर्मी कॉम्पोस्टिंग। वर्मी कॉम्पोस्टिंग आपने पढ़ी होगी क्लास 6 में। चलिए एक बार हम उसे देख लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग होती है जब हम खाद को जो है अर्थवॉर्म की हेल्प से चेंज करते हैं, यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जितना भी गोबर है, फूल पत्तियां हैं, उनके झड़े हुए पत्तियां हैं, जो कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, यानी कि जिसे हमें खाद में चेंज करना है, जैसे गोबर है, उसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म को डाल देते हैं। और अर्थवॉर्म क्या करते हैं, केचुए उस जो ऑर्गेनिक वेस्ट को एक वर्मी कंपोस्ट में यानी कि खाद में चेंज कर देता है। तो जो भी चीज़ गोबर को या किसी भी वेस्ट को हम अर्थवॉर्म की हेल्प से चेंज करते हैं खाद में, तो उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। अब ये जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, फिर ये खाद बन चुका है। जब ये खाद बन गया है तो इस खाद को फिर हम खेत में डाल देते हैं और प्लांट्स इसे फिर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यानी कि वही प्रोसेस है डिकम्पोस्टिंग का, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। जब हम इसे अर्थवॉर्म की हेल्प से करते हैं तो हम इसे वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब हम जानेंगे जो मैन्यूरिंग है वो किस लिए हेल्पफुल है, भाई किस तरीके से हेल्पफुल है। तो एक्टिविटी करेंगे हम। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दिस। नाउ टेक 3 empty glasses or similar vessels, mark A, B, C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of the soil mixed with little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. तो यहाँ तक हमें क्या करना है, हमें कुछ सीड्स लेने हैं मूंग की दाल के या किसी के भी, और उसे जो है जर्मिनेट, थोड़ा सा उसे जर्मिनेट कर देना है, यानी कि जब मूंग की दाल में थोड़ा सा उसे पानी में भिगो देना है और फिर पानी से बाहर निकाल देना है 1 दिन के लिए। फिर उसे अगर हम रख देंगे ऐसे कपड़े में करके रख देंगे उस भीगी हुई दाल को, तो उसमें से छोटे छोटी जो है प्लांट दिखाई देने लगेगा हमें। जो छोटा सा प्लांट होता है उसे हम कहते हैं जर्मिनेट सीड। तो उस सीड को हम क्या करेंगे, फिर 3 एम्प्टी ग्लास लेंगे, उसमें हम सॉइल मिक्स करेंगे। एक ग्लास ए में उन्हें मार्क कर देंगे हम A, B, C, और ग्लास ए में हम काव का गोबर थोड़ा सा मैन्योर या खाद मिला देंगे, और ग्लास बी में जो है हम थोड़ी सी यूरिया ऐड कर देंगे सॉइल के साथ, और ग्लास सी को जो है हम ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे, सिर्फ एम्प्टी सॉइल रहेगी, यानी कि उसमें सॉइल के अंदर कुछ भी चीज़ ऐड नहीं होगा। तो ग्लास ए में हम क्या करेंगे, मिट्टी के साथ काव डंग को मिला देंगे। ग्लास बी में हमने यूरिया मिलाया मिट्टी के साथ, और ग्लास सी हमारा सिर्फ मिट्टी है, उसमें कुछ और चीज़ नहीं है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने जर्मिनेट सीड थे हमारे, उसके अंदर सीड्स को जो है ग्लास में डाल देना है और उन्हें पानी देना है, और कुछ दिनों के बाद हमें उसे देखना है। तो कुछ दिनों के बाद हमें क्या मिलेगा देखने के लिए,
कि जो ग्लास ए, बी और सी है तीनों में प्लांट्स आ चुके हैं, लेकिन सबसे हेल्दी और हमें प्लांट्स की हेल्दी प्लांट को ऑब्जर्व करना है कि कौन से ग्लास में सबसे ज़्यादा हेल्दी प्लांट है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, इन्होंने ये प्रिपरेशन किया है, एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर किया है और उसके बाद जो इनका रिज़ल्ट आया है वो क्या आया है, ए में जो है प्लांट अच्छे हैं, बी में जो है प्लांट दिखाई दे रहे हैं हमें, और सी में जो है प्लांट्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बेटर कौन सा होगा? सबसे बेटर ये होगा जिसमें हमने यूरिया ऐड किया था। इसमें हमने क्या ऐड किया था? यूरिया। और इसमें हमने क्या ऐड किया था? काओ डंग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डिड ऑल द प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? विच ग्लास showed better growth of the plant? in which glass was the growth fastest? तो किस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? देखिए जैसे कि हम अच्छे से देख लेते हैं, किस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? ग्लास बी में, जिसमें हमने यूरिया ऐड किया था। तो यूरिया क्या है? अभी तो हमने खाद की बात हो रही थी सिर्फ, जो कि गोबर और प्लांट्स या फिर एनिमल के वेस्ट से बनता है, वो सिर्फ खाद होता है, मतलब मैन्योर होता है। तो ये जो यूरिया है ये क्या चीज़ है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में, यूरिया के बारे में। यूरिया एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस इन विच fertilizer are chemical substances which are rich in particular nutrients. How are these different from manure? Fertilizer are produced in factories. जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो मैन मेड होते हैं, है ना। तो मैन मेड मतलब फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और ये केमिकल ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। जैसे हमारी सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, जो अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम सब में ही खाद डाल देंगे तो वो खाद क्या करेगी? जिस भी चीज़ में, भाई खाद में तो सब चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि हमने तो उसे पर्टिकुलरली अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को रिच नहीं किया है। खाद में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो किसी एक न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का फर्टिलाइज़र अलग होगा, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का अलग होगा। तो ये किस तरीके से मैन्योर से अलग हैं? फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज़, ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर, कुछ यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर सल्फेट है, पोटाश है, NPK है। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है फर्टिलाइज़र के। जैसे कि कुछ यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब एक पर्टिकुलर चीज़ में, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल याद रखने वाले हैं, ये काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. इनका यूज़ क्या करता है? बहुत ज़्यादा फसल उगाता है, बहुत अच्छी फसल जिसे हम बोलते हैं, वो फर्टिलाइज़र की हेल्प से हमें मिल सकती है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। लेकिन फर्टिलाइज़र हमने देखा कि कितने एडवांटेजेस है हमारी प्लांट के लिए, कि भाई हमें जो चीज़ चाहिए जिस प्लांट में, हम उसी टाइप का फर्टिलाइज़र उसमें डाल देंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं अपनी सॉइल में, अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, सॉइल के लिए भी ज़्यादा एक्सेसिव अच्छा नहीं होता है, साइड बाय साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को एक टाइम पर आकर सॉइल को कम फर्टाइल कर देती है, यानी कि वो सॉइल को उसकी उपजाऊ क्षमता को कम कर देती है। एक टाइम पर आकर ऐसा होगा कि हमें प्लांट्स को उगाने के लिए फर्टिलाइज़र डालना ही होगा, लेकिन हमारी सॉइल के अंदर जो है प्लांट्स को ग्रो करने की नेचुरल कैपेसिटी होती है, और उस नेचुरल कैपेसिटी को फर्टिलाइज़र ख़त्म कर देता है। और साइड बाय साइड फर्टिलाइज़र क्या करता है? वाटर का भी पोल्यूशन कर देता है। तो ये जो है भाई, जो फर्टिलाइज़र हमने उसमें डाला है केमिकल्स, जब बारिश होती है तो आसपास के खेतों में चले जाता है बारिश के थ्रू, या फिर भाई जब बारिश, एक्सेसिव बारिश होगी तो वो सारा घूम फिर के कहाँ जाएगा? वो सारा नालों में, नदियों में चला जाता है। तो वो क्या है? एक बिग सोर्स है वाटर को
वाटर पोल्यूशन का। तो देयरफॉर in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। तो हमने 3 तरीके पढ़े हैं अभी तक जिससे जो फील्ड है वो अच्छा ग्रो करे प्लांट, उसमें अच्छी फर्टिलिटी बनी रहे। क्या क्या पढ़ा है हमने? एक तो हमने पढ़ा है कि या तो फिर खेत को जो है हम एम्प्टी ही छोड़ दें, फार्मर जो है एक फसल बोए फिर कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ दे, फिर कुछ समय बाद उसमें दूसरी फसल बोए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि उसमें जो है ऑर्गेनिक मैन्योर डालें, खाद डालें जो नेचुरल तरीके का होता है, नेचुरल होता है, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा है? फर्टिलाइज़र डालें। फर्टिलाइज़र में हमें प्लांट तो अच्छा मिल जाएगी, फसल तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन एक टाइम पर आकर वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट कर देगी, है ना। और साइड बाय साइड वाटर पोल्यूशन भी करती है। तीसरा इसमें क्या होता है? मैन की जो हेल्थ है, फार्मर की जो हेल्थ है, उस पर भी इफेक्ट डालता है फर्टिलाइज़र। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक थे। तो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र की जगह तो यही है कि या तो फिर उसमें खेत में मैन्योर ऐड करें या फिर कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ दें, अनकल्टिवेटेड छोड़ दें। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with all the nutrients. Manure का क्या बेनिफिट है कि अभी मैंने बताया कि सॉइल के टेक्सचर को वो ऐसे ही रहने देती है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी के वो अच्छा रखती है, क्योंकि उसमें जो है कोई भी ऐसा भाई मैन मेड थिंग नहीं है, इनऑर्गेनिक थिंग नहीं है मैन्योर में जो सॉइल एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो जो उस सॉइल की पानी को पकड़े रहने की जो क्षमता है वो ऐसे ही रहती है, वो ख़राब नहीं होती है मैन्योर से। जबकि फर्टिलाइज़र जो है हमारी सॉइल की इस क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। और मैन्योर क्या करता है? मैन्योर को अगर हम मैन्योर उसमें ज़्यादा डालेंगे सॉइल में तो वो क्या करेगा? सॉइल जो है, मिट्टी जो है और अच्छी होती जाएगी, चाहे उसे हम एक्सेस अमाउंट में भी यूज़ कर रहे होंगे तो वो और अच्छी होगी प्लांट की ग्रोथ के लिए, ना कि वो खराब होगी हमारी सॉइल। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। एक मेथड ये होता है कि भाई हम एक फील्ड में एक टाइम में हमने एक फसल बोई, जैसे गेहूं की बोई, फिर कुछ समय बाद हमने उसमें कुछ सब्जियां उगा दी, फिर कुछ समय बाद हमने उसमें कुछ और चीज़, किसी और चीज़ की फसल उगा दी। तो इस तरीके से अगर हम क्रॉप का भी रोटेशन करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक हम उसमें सब्जियां ही बोते जा रहे हैं, एक सब्जी बो रहे हैं फिर दूसरी सब्जी बो रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर जैसे गन्ना है, गन्ने को उगा रहे हैं, साल भर में एक गन्ना होता है, साल भर में गन्ने की फसल होती है, उसके बाद भी अगर हमने दोबारा गन्ना ख़त्म किया और उसके बाद भी हमने उसमें गन्ना ही बो दिया तो उससे क्या होता है? सॉइल को नुकसान होता है। तो अगर हम उस एक खेत में एक बार हमने गन्ने की फसल बोई, दूसरी बार हमने फिर गेहूँ उगा दिया, फिर हमने चावल उगा दिए, फिर हमने बीच में थोड़ा सा उसे खाली छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा? जो सॉइल है वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। यानी कि एक मेथड हमने क्या पढ़ा? क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉप रोटेशन होता है एक फसल को, एक फील्ड में एक ही फसल को बार बार नहीं बोना, एक फील्ड में अलग अलग तरह की फसल को अल्टरनेटिवली बोना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग different crop alternatively. Earlier, farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. तो ये सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में आया था। नॉर्थ इंडिया में लेग्यूम्स की फसल और वीट की फसल एक सीज़न में, मतलब अलग अलग सीज़न में बोई जाती थी। तो इससे क्या होता था कि भाई जो सॉइल की नाइट्रोजन होल्डिंग कैपेसिटी है, नाइट्रोजन है सॉइल में, वो बनी रहती थी। इससे जो है फार्मर को उनकी फसल अच्छी मिलती थी उन्हें, तो इससे एनकरेजमेंट मिलता था और उन्होंने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट Rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the root of the leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. तो अभी हमने पढ़ा कि
अभी हमने पढ़ा कि जो लेग्यूम्स को वो एक सीज़न में बोते थे और वीट को वो अदर सीज़न में बोते थे, यानी कि वो रिपीट नहीं करते थे, बार बार अलग अलग एक बार लेग्यूम और एक बार वीट को वो बोते थे। तो इससे क्या होता था, जैसे कि हमने पढ़ाई है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में, जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है और ये क्या करता है, ये जो सॉइल में प्रेजेंट या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। ये जो है प्रोसेस काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन का काम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, वो हेल्पफुल होता है, वो बहुत अच्छा होता है फार्मर के लिए कि उसकी सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसकी कमी कभी नहीं आती है। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। डिफरेंस पढ़ लेते हैं बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। जैसे कि मैंने आपको बताई था कि फर्टिलाइज़र क्या है, एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, वो जो है फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है और प्लांट्स को जो है सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो एक समय पर आकर सॉइल को नुकसान भी दे सकता है। तो चलिए ये सारे पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं, जबकि मैन्योर इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। अ फर्टिलाइज़र इज़ एन ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, सॉरी, और ये जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है। ऑर्गेनिक यानी कि खुद डिकम्पोज होता है, खुद बनता है और कहाँ पे बनता है, नेचुरल सब्सटेंस है, इसीलिए ज़्यादा अच्छा होता है मैन्योर। और जो फर्टिलाइज़र है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि ये खुद ही फील्ड में ही प्रिपेयर किया जाता है। भाई आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी जगह पे गोबर इकट्ठा होता है, बहुत सारा गोबर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक टाइम पे आकर वो डिकम्पोज हो जाता है, उसे ही मैन्योर कहते हैं। तो ये जो है फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनता है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि मैन्योर जो है वो फील्ड में तैयार किया जाता है, ओपन फील्ड में डाल देते हैं, ऐसे खुद ही बन जाता है ना, एक टाइम पे आकर। और ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कैटल डंग के, ह्यूमन वेस्ट के और प्लांट रेजिड्यूज़ के डिकम्पोजिशन से बनता है, डिकम्पोज कर देते हैं इन सब तीनों चीज़ों को। A fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. फर्टिलाइज़र मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमस नहीं ऐड करता है ये फर्टिलाइज़र सॉइल में, जबकि जो मैन्योर है वो सॉइल को बहुत अच्छी ह्यूमस यानी कि बहुत अच्छा सॉइल को बना देता है। फर्टिलाइज़र आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये एक लौता मैन्योर का ड्रॉबैक है कि कितना अच्छा नहीं होता वो न्यूट्रिएंट्स में जितना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप का फर्टिलाइज़र जो कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है फैक्ट्री में। और मैन्योर क्या है, एक कॉमन थिंग है जो सभी न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, लेकिन किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें भाई कि हमें इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए हमें पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की नीड है सॉइल में, तो हम उसके लिए जो है मैन्योर को ऐड नहीं करेंगे, हम उस टाइम पे क्या ऐड करेंगे, फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। लेकिन बार बार अगर हर फसल के लिए हम फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे तो वो सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या क्या थे, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं डिफरेंस में। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर को पकड़े रहने की कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो अच्छी हो जाती है अगर हम खाद को ऐड करते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरस कर देते हैं। सॉइल पोरस क्या होता है, सॉइल पोरोसिटी होती है कि जैसे हम भाई लिक्विड, सॉलिड और आपने गैसेस की स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको दिखाई देता है कि जो सॉलिड होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, है ना, और इस तरीके से कुछ। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो थोड़े लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, थोड़े दूर दूर होते हैं वो मॉलिक्यूल। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस की तो और भी दूर दूर होते हैं, वो तो एक कहीं होता है ना।
तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सॉइल पोरोसिटी की, तो सॉइल पोरोसिटी भी इसी तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे सॉइल के कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो उनमें से जो वाटर है भाई, वाटर के निकलने की जो जगह है वो बहुत ही कम होती है ना। जहाँ से होगी वहीं से तो पानी नीचे जाएगा, है ना। और प्लांट की जो रूट्स हैं वो भी वहाँ से बजाने में दिक्कत देगी। अगर सॉइल पोरस होगा, अगर सॉइल के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा वाटर को पकड़ सकती है। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं छोटे छोटे। अगर यहाँ पे जगह ही नहीं है किसी भी चीज़ को आने की, ग्रैब करने की, पकड़े रहने की, सॉइल में कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन इस सॉइल के मॉलिक्यूल्स में कैपेसिटी है कि वो वाटर को पकड़े रखे और जो प्लांट्स हैं उसको इजीली उसकी रूट को पेनिट्रेट करने दे सॉइल के अंदर से। तो ये होती है सॉइल पोरोसिटी। अगर सॉइल के मॉलिक्यूल्स अच्छे थोड़े से दूर दूर होंगे तो सॉइल अच्छी पोरस होगी, अदरवाइज सॉइल जो है हार्ड होगी। तो इसे हम बोलते हैं सॉइल पोरोसिटी। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम ईजी। और इसमें गैसेस का एक्सचेंज भी बहुत आसानी से हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो है मैन्योर एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो नेचुरल प्रोडक्ट है तो माइक्रोब्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। वो जो माइक्रोब्स हैं नेचुरल थिंग्स में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, माइक्रोब्स क्या करते हैं, प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर है उसे भी ये मैन्योर खाद इम्प्रूव करता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। यहाँ तक हमने पढ़ा भी कि मैन्योर को ऐड करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे, क्या क्या ड्रॉबैक हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या क्या डिफरेंस है, एडवांटेज कौन सा ज़्यादा बेटर है। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flower, fruits and seed of plants. Water is absorbed by the plant root. Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plant contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air current. चलिए यहीं तक पढ़ते हैं। All living beings need water to live. भाई जैसे हमें पता है इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन होता है खेत को पानी देना। जब हम खेत में हमने बीज डाल दिया, हमने सॉइल प्रिपेयर करी, फिर हमने उसमें सॉइंग करी, फिर हमने उसमें जो है मैन्योर ऐड करा या फर्टिलाइज़र ऐड करा, उसके बाद हमें क्या है, उसे पानी देना है खेत में। और खेत में हम पानी क्यों देंगे भाई, पानी नहीं देंगे तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, कर देते हैं, क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए प्लांट को ग्रो। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पर प्लांट इस तरीके का प्लांट हो जिसमें उसे वाटर की नीड है। हम सबको भी तो पानी चाहिए। अगर हम बीच बीच में पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, उसमें जो है वाटर की कमी हो जाएगी। इसी तरीके से प्लांट है, क्योंकि प्लांट का जो 90% पार्ट होता है वो पानी से बना होता है और पानी के थ्रू ही वो सारी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो प्लांट अपनी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हमने बीज को बो दिया है, हमने उसमें खाद डाल दिया है और खाद डालने के बाद हम उसमें पानी डाल रहे हैं, तो पानी जब हम डाल रहे हैं तो वो जो खाद उसकी अपर लेयर पे होती है, सॉइल में ऊपर डली है सॉइल के, वो पानी के साथ सॉइल के अंदर चली जाती है ना। तो पानी डालने का मतलब क्या होता है कि हम जो है खाद को भी अपने अंदर सॉइल के अंदर जाने दे रहे हैं, प्लस जो सीड है वो जर्मिनेट करने के, थोड़ा सा उगने के लिए उसे थोड़ी सी गीली मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर ड्राई कंडीशन होगी तो उसमें जो सीड है वो नहीं उग पाएगा। और वाटर जो है प्लांट को जो है, फसलों को जो है
फोर्स्ड एंड हॉट एयर करंट से भी बचाता है। अब ये क्या होता है फोर्स्ड एंड हॉट एयर करंट? ये एक्चुअल में होता है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर रहता है, प्लांट के अपर लेयर में रहता है एटमॉस्फेयर के, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर नीचे होता है, तो क्या होता है जो हवाएं होती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे कि भाई कोई प्लांट है, ये प्लांट है सपोज, है ना, तो अगर ये सॉइल में प्लांट की रूट है, ये रूट है सपोज, है ना, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा कंपेरेटिव टू दिस पोर्शन, तो क्या होगा, एयर जो है ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से में जाएगी। आप ऐसे ही समझ लीजिए, ऊपर के यहाँ के हिस्से से इस हिस्से में ऐसे ट्रांसफॉर्म करेगी, यानी कि घूमेगी। तो जब एयर ऊपर की गर्म हवा नीचे जाती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर आती है, इस करंट को हम क्या कहते हैं, फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। जैसे ठंडी, अगर ज़्यादा ठंड होगी ऊपर और नीचे इन्वायरमेंट नॉर्मल होगा तो उसे हम बोलेंगे फ्रोस्ट करंट, और जब ऊपर गर्म होगा और नीचे ठंडा होगा तो उसे हम बोलेंगे हॉट एयर करंट। तो ये दोनों ही अच्छी नहीं होती है क्रॉप के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए हमें जो है पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। एक टाइम इंटरवल के बाद बार बार किसी फसल को पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने भाई सबसे शुरू में भी तो दिया था, जब हमने सॉइल को प्रिपेयर किया था बोने के लिए, सोइंग के लिए, तभी भी तो हमने पानी दिया था, और फिर अब हमने फिर मैन्योर के थ्रू, मैन्योर डालने के बाद पानी दिया है। बीच बीच में भी अगर पानी बीज को या फिर इसके बाद भी अगर खेत सूख जाता है तो हमें फिर भी पानी देने की आवश्यकता होती है, ताकि जो है ज़मीन जो है ज़्यादा ड्राई ना हो और वो सूटेबल हो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इस बार बार पानी देने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। वाई इट इज सो? इट कुड बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। भाई अब ये डिपेंड करता है कि कितनी बार फसल को पानी देना है, कितनी बार पानी देना है, कितना पानी देना है। क्यों? क्योंकि फसल कैसी है, उसे किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए, प्लस सॉइल कैसी है। ड्राई सॉइल है तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, वेट सॉइल है तो फिर कम पानी देना पड़ेगा। सीज़न कैसा है, जैसे कि गर्मियों में क्या होता है भाई, ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो जाता है, सन बहुत तेज़ी से चमकता है तो पानी जो है ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है सॉइल से भी और प्लांट की लीफ से भी, तो प्लांट को बार बार, खेत को बार बार पानी देना पड़ता है। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दिस ईयर वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड ड्राई। और अगर हम पानी नहीं देंगे तो प्लांट क्या होंगे, सूख जाएंगे और मर जाएंगे। सोर्स ऑफ इरीगेशन, कौन कौन से सोर्स होते हैं? द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल, ट्यूब्स, पोन्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल्स। ये कुछ सोर्स हैं जिससे हम पानी दे सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या थे इरिगेशन के? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड बाय द डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट to the field. Cattle and human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are moat, pulley system and the chain pump. पहले जो है कैसे ट्रेडिशनली कैसे करते थे, मोट की हेल्प से करते थे, चेन पंप की हेल्प से करते थे। अब मोट क्या था, एक कुआ टाइप वेल होता था, उसमें क्या है रस्सी लटका दी जाती थी और उसमें बार बार जो है बाल्टी डाल के पानी बहा दिया जाता था खेत में उसमें प्रॉपर। तो इस मेथड से, और चेन पंप भी क्या होते थे, चेन पंप में मोटर लगा होता है और उसके थ्रू भी भाई चेन लगी होती थी, बाल्टी ऊपर आती थी, पानी नीचे चल जाता था और खेत में चला जाता था। तो ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं और भी हैं। अच्छा, देकली एंड रहत। देकली क्या होती है? देकली भी एक ऐसी ये होता है कि यहाँ पे पीछे जो है वजन बांध दिया जाता है, वजन हटा दो तो ये बाल्टी जो है कुएं वेल में चली जाती थी और बाल्टी से पानी ऊपर आ जाता था, पानी ऊपर आ जाता। तो ये क्या थी, देकली। ये बहुत ही एंशियंट तरीके हैं, मुझे नहीं लगता कि आजकल कहीं ये यूज़ होते होंगे। और एक है रहत।
लेवर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बुल एक पाइप को खींच चलाता है, गोल गोल राउंड 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 चलाता है, जिससे बहुत सारी बाल्टी जो हैं एक व्हील के फॉर्म में रैट के थ्रू वाटर को ऊपर ले आती हैं। तो ये जितनी भी तरीके हैं ये एंशियंट ट्रेडिशनल वेज हैं, आजकल ऐसा नहीं होता है। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run in pumps। आजकल क्या यूज़ होते हैं? पम्प्स, वाटर ट्यूबवेल्स आपने देखे ही होंगे जगह जगह पर। तो इन्हें वहाँ से पानी को ऊपर लाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे लाइट कहीं कहीं लगी होती है, लाइट के थ्रू चलते हैं, डीजल्स के थ्रू चलते हैं, सोलर एनर्जी के थ्रू चलते हैं या बायोगैस के थ्रू चलते हैं। लेकिन जनरली उसमें जो है आदमी का जो लेबर है वो बहुत कम आ जाता है। तो मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन के? सबसे मॉडर्न मेथड जनरली यूज़ होते हैं पम्प्स, लेकिन जो आजकल सबसे मॉडर्न मेथड है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर ड्रिप सिस्टम। अब दोनों सिस्टम होते क्या हैं हम इसे पढ़ते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड where sufficient water is not available. The perpendicular pipes have rotating nozzle on the top, are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipes under the pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkle is very useful for sandy soil. तो ये क्या प्रोसेस है? ये आपने देखा होगा जो बड़े बड़े गार्डन होते हैं, या फिर आपने क्रिकेट मैच के दौरान भी देखा होगा कि बीच बीच में जब हम क्रिकेट मैच के फील्ड को, क्रिकेट मैच के दौरान नहीं, मतलब उसके बाद जब हम उसके फील्ड को वाटरिंग करते हैं, या कोई भी जो फील्ड होता है जिसमें छोटी छोटी ग्रास लगी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, फुहारे टाइप का लगा होता है। तो वो फुहारा क्या है? वो एक्चुअली में वो फुहारा जो है स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जिससे जो है वाटरिंग की जाती है। अब ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक पाइप होता है और परपेंडिकुलर जो है भाई, जो ये है मेन पाइप है, ये मेन पाइप है और इसमें परपेंडिकुलर बहुत सारे पाइप ऐड कर दिए जाते हैं। इनके एंड में जो है यहाँ पर नोज़ल टिप लगी होती है। जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जो कि मेन पाइप से अटैच कर दिए जाते हैं, तो उनके यहाँ एक नोज़ल टिप लगी होती है, और जब ये पानी ऊपर आता है तो इन नोज़ल टिप से फुहारा चल जाता है, सब जगह पानी जो है बह जाता है। जिससे क्या होता है, ये बहुत ही यूज़फुल है। एक तो इसलिए कि भाई जहाँ से पानी जा रहा है हर तरफ, हर लैंड को प्रॉपर वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम इसे भी कहा जा सकता है, जहाँ पर बहुत कम पानी की मतलब पानी बहुत कम हो और प्लांट्स को पानी चाहिए, पानी को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एज द पोजीशन ऑफ द रूट, सो इट इज़ ड्रिप सिस्टम। It is the best technique for watering fruit plants, garden and trees. The system provides water to plant drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boom in region where the availability of water is poor. तो ये क्या है, ये ड्रिप सिस्टम इसलिए, जैसे कि हम देखते हैं कि ड्रिप, जब हम कहते हैं कि ड्रिप लग रही है इस पेशेंट को, तो ड्रिप का क्या मतलब है, एक एक ड्रॉप उसके ब्लड में जा रही होती है, पेशेंट के ब्लड में, है ना। ग्लूकोज जब हम पेशेंट को चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा किसी को लगी होगी तो उसमें क्या करते हैं, एक एक जो मेडिसिन की बॉटल है वो ऊपर टंगी रहती है और एक एक बूंद उसमें निकल कर पेशेंट के ब्लड में जाती रहती है। तो ऐसा ही इसमें होता है ड्रिप सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि जो पानी है पाइप के थ्रू बिल्कुल वहीं तक जाता है जहाँ पे प्लांट की रूट होती है। वहीं पर एक एक बूंद, यानी कि कुछ बूंदे पानी जो है सिर्फ प्लांट की रूट तक ही जाता है, अलग नहीं जाता है। मतलब यहाँ की जो सॉइल होगी वो लेस ड्राई होगी, जबकि यहाँ कंपैरेटिव टू दिस पोर्शन, इसे हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। और ये बेनिफिशियल क्यों है? ये बेनिफिशियल है कि इसमें वाटर का वेस्ट नहीं होता है। जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो, उन रीजन्स में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो ये था आपका ड्रिप सिस्टम।
अब आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने इसमें थोरोली आपको स्टडी कराया है। कहीं भी एक भी लाइन ऐसी नहीं है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं मैंने छोड़ा है जो आपको समझ में नहीं आया हो। तो होपफुली आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।